बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद कमांडो जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा की सफ़ों में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रा के नापाक अज़ाइम को कैसे नाकाम बनाता रहा। मेरी ये सच्ची दास्तान सुनने के लिए गाजी चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बिला तखीर पहुँचती रहें। मैंने चेहरा लटका लिया और मरी हुई आवाज़ में कहा, है भगवान, ये क्या हो गया? सेनापति जी को खबर हुई क्या? खबर ज़रूर हो गई होगी। वो चीफ मिनिस्टर हाउस गए हुए हैं, वहाँ इसी बारे में इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। मैंने अदाकारी शुरू कर दी और सर पकड़कर बरामदे में कुर्सी पर बैठ गया। मैं तो कई दिनों से कह रहा था कि मिस्टर चक्रवर्ती पाकिस्तानी एजेंटों से मिलकर कोई साजिश कर रहा है। आखिर वो बदबख्त अपनी साजिश में कामयाब हो गया। ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बालाजी। काश चक्रवर्ती को एक माह पहले गिरफ्तार कर लिया जाता, फिर शायद ये तबाही ना होती। बालाजी राव भी मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त थी। ठाकरे जी ने तो चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की पूरी कोशिश की थी, मगर रक्षा मंत्री ने एक न चलने दी। अब वो नहीं बचेगा। मैंने बालाजी राव से कहा, दूरदर्शन ने तो कोई खबर नहीं दी। उसने जवाब दिया, सरकार ने इस खबर को दबा दिया है, मगर दबाने से क्या होगा? बीबीसी ने यह खबर दे दी होगी। इस किस्म की खबरें कभी दबाई नहीं जा सकती। मैं सोचता हूँ जब मिसाइल सेंटर में धमाके हुए होंगे तो कितनी तबाही नहीं मची होगी। वहाँ तो हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 10 पृथ्वी मिसाइल थे। मैंने परेशान होने की अदाकारी करते हुए कहा, सारा टीला उड़ गया होगा। बालाजी कहने लगा, इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी, भगवान ने बचा लिया, वरना बहुत ज़्यादा तबाही फैलती। प्रसाद जी खुद बड़ा घबराया हुआ था, कह रहा था कि तबाही की पूरी रिपोर्ट दूंगा। वो उसी वक्त अमृतसर से जलंधर रवाना हो गया था। इतने में बंगले में बाल ठाकरे की गाड़ी दाखिल हुई। हम जल्दी से उठकर पोर्च में आ गए। गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। पोर्च की रोशनी में मैंने देखा कि बाल ठाकरे का चेहरा उतरा हुआ था। वो अपने मखसूस जाफरानी रेशमी लिबास में था, मगर चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। मैंने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो बाल ठाकरे ने बाहर निकलकर मुझे घूर कर देखा। मैं अंदर से घबरा गया। वो बोला, धर्मचंद, तुम्हारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त थी। मुझसे ये कहने के बाद वो भारत सरकार की ब्यूरोक्रेसी को मराठी में गालियां देता हुआ बड़े कमरे में दाखिल हो गया। हम दोनों उसके पीछे चल रहे थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुझ पर बाल ठाकरे का एतमाद बहाल था और मुझ पर किसी किस्म का शक नहीं किया गया था। ये मेरी बहुत बड़ी जीत थी। अपने कमरे में आकर बाल ठाकरे सोफे पर नहीं बैठा। चांदी की बोट वाली छतरी हाथ में लिए पिंजरे में बंद बालों की तरह इधर से उधर चक्कर लगाता रहा और गरजता बरसता रहा। और भारत के उस वक्त के रक्षा मंत्री, भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस, सिविल पुलिस इंटेलिजेंस और जलंधर की पुलिस को मराठी ज़ुबान में और बम्बई के मवालियों की ज़ुबान में हर तरह की गालियाँ देता रहा। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। उसे मुझ पर किसी तरह का भी शक नहीं हुआ था, बल्कि उसने 2-3 बार मेरी तरफ इशारा करके बालाजी राव से कहा था, उन हरामजादों से तो ये अनप्रोफेशनल हमारा सेना का जासूस 1000 दर्जे बेहतर है, जिसने मुझे 1 महीना पहले बता दिया था कि मिस्टर चक्रवर्ती पर उसे शक है कि वो पाकिस्तानी एजेंटों से साजबाज कर रहा है। उसने भारत के वजीर दाखिला को भी गालियां देते हुए कहा, ये साले भी कुर्सियों पर बैठे हराम की कमाई खा रहे हैं, इन सबको कतार में खड़ा करके शूट कर देना चाहिए। मैं चीखता रहा, शोर मचाता रहा कि जोगीवाल मिसाइल सेंटर में साजिश हो रही है, चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लो, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब मीटिंग में डीसी बिहारी लाल और चीफ मिनिस्टर भी हाथ बांध कर कह रहे थे कि ठाकरे जी, आप सच्चे थे। अब उनका सिंहासन डोलने लगा है तो मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मगर मैं तो उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं सुबह पहली फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट हो गया है। उन्हें सब हरामियों की पूरी रिपोर्ट दूंगा। बाल ठाकरे सोफे पर बैठ गया। पानी का गिलास सुनहरी मोतियों वाली जाली से ढका हुआ तपाई पर पड़ा था। उसने पानी घटाघट पी लिया और बालाजी से कहने लगा, मैं तो रक्षा मंत्री को जेल भिजवा कर ही छोड़ूंगा। ये सारी साजिश उसी के भतीजे चक्रवर्ती की थी। मेरे कहने पर भी उसने चक्रवर्ती को नहीं पकड़ा। अगर पकड़ लेता तो मुमकिन था कि मिसाइल सेंटर में ये भयानक तबाही न मचती, मगर अब जो होना था वो हो गया। मैं उन सब बदमाशों से एक एक करके निपटूंगा। आप कहीं ये ना समझ बैठे कि बाल ठाकरे कोई अहमक और बेवकूफ़ आदमी था। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो एक इंतहाई होशियार, ज़ीरक और मामला फहम शख्स था, लेकिन मैंने उसके गिर्द उससे ज़्यादा होशियारी, चालाकी और मामला फहमी से जाल बुना था। ये मेरी जहानत और चालाकी का जीता जागता सबूत था कि मैंने उसके दहशतगर्दों को भारत के अंदर और पाकिस्तान में मौत के घाट उतारा, कश्मीरी मुजाहिदों को जेल से छुड़ाकर फरार कराया, असलिया के ज़ख़ीरों को तबाह किया, सौरात के मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल करने वाले मराठा कातलों को सैकड़ों मील दूर जाकर कत्ल किया, और अब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले पृथ्वी मिसाइलों के अड्डे के पर खच्चे उड़ा दिए।
मगर बाल ठाकरे को ज़रा सा भी शक करने का मौका नहीं दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं अपने वतन से पाकिस्तान की सलामती के लिए निकला था और मेरा मिशन पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 भारत के पाकिस्तान के खिलाफ उसके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाना था। मुझे पाकिस्तान की तरफ से कोई वजीफ़ा नहीं मिल रहा था। पीछे मेरे नाम बैंक में कोई रकम जमा नहीं कराई गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं तो अपनी जान पर खेलकर वतन अजीज़ के दुश्मनों से जंग कर रहा था और ये जंग उनकी सरजमीन में उनके मोर्चों में आकर लड़ रहा था, जहाँ हर कदम पर मेरे लिए मौत ही मौत थी। ये दुरुस्त है कि मेरी बीवी शिवसेना के दहशतगर्दों के हाथों मारी गई थी और इत्फाक से मेरी शक्ल शिवसेना के एक ज़ख्मी दहशतगर्द से बेहद मिलती जुलती थी और मुझे उसी के रूप में यहाँ भेजा गया था। लेकिन यकीन करें कि मुझे पाकिस्तान के भट्ट साहब और मलिक साहब ने इस मिशन पर जाने पर मजबूर नहीं किया था। उन्होंने मुझे कह दिया था कि हैदर अली, ये मिशन पाकिस्तान की सलामती का मिशन है। इस मिशन में आपको दुश्मन के पेट में घुसकर उसके पाकिस्तान दुश्मन अज़ाइम को नाकाम बनाना और पाकिस्तान को उनसे बाखबर करना होगा। मौत हर कदम पर आपको आंख दिखाएगी। हम वहाँ आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। ये सिर्फ अपने वतन के इस्तेहकाम और इस्लाम के किले पाकिस्तान को सलामत रखने, उसे तरक्की करते रखने और दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की साफ में लाकर खड़ा करने और उसे दुश्मनों से महफूज रखने का मिशन है। इसके बावजूद हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। आपकी मर्जी है कि इनकार कर दें, लेकिन पाकिस्तान मेरा वतन था। मेरे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी थीं कि उन्हें याद करके आज भी मेरे रूंग गट्ठे खड़े हो जाते हैं। चुनाचे मैं इस मिशन पर रवाना होने के लिए तैयार हो गया। मुझे बाकायदा कमांडो और जासूसी की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। बस थोड़ी सी वाजबी ट्रेनिंग हुई थी और एक रोज़ मैं भारत में दाखिल हो गया था। मैं दौलत या शोहरत हासिल करने के लिए दुश्मन के दरमियान नहीं आया था। मैंने सिर्फ इसलिए अपनी ज़िंदगी को मौत के हाथों गिरवी रख दिया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की हलाकत खेजियों से महफूज रहे। हमारा दुश्मन मुल्क जिन दहशतगर्दों को तरबियत देकर पाकिस्तान में तबाही फैलाने के लिए भेजता है, उनको बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही भारत में ख़त्म कर दिया जाए। ये मेरे दिल की सच्चाई, पाकिस्तान से मेरी मोहब्बत, इस्लाम से मेरी अकीदत और पाकिस्तान में बसने वाले मर्दों, औरतों, बच्चों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों से मेरी वालेहाना मोहब्बत थी, जिसने मेरी ज़ुबान में असर डाल दिया था, मेरे दिमाग में अकल डाल दी थी और मैं इतना मामला फ़हम हो गया था कि बाल ठाकरे जैसा आदमी मुझसे धोखा खा गया। ये मेरे दिल की सच्चाई, खुदा, रसूल और पाकिस्तान से मेरी मोहब्बत थी कि दुश्मन हर महाज पर मुझसे मात खा रहा था। इस तमहीद के बाद मैं वापस अपनी एडवेंचरस और वतन परस्ती की कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। जोगीवाल का पृथ्वी मिसाइल सेंटर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। चक्रवर्ती और मिस्टर घोष समेत अमले का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा था। उन लोगों की लाशों के भी चीथड़े उड़ गए थे। सिर्फ ब्रिगेडियर श्यामा प्रसाद ही जिंदा बच गया था, वो भी इसलिए कि वो रात को ड्यूटी पर नहीं होता था। यहाँ मिसाइल सेंटर वाला टीला था, मैंने खुद जाकर वो जगह देखी तो वहाँ बहुत बड़ा गड़ा पड़ चुका था। ऐसा लगता था कि यहाँ आसमान से कोई बहुत बड़ा शहाब साकिब आकर गिरा हो। इर्द गिर्द के मैदानों की ज़मीन आग से जलकर सियाह हो गई थी। सारा इलाका तबाही व बर्बादी की इबरतनाक दास्तान सुना रहा था। मेरा दिल खुशी से लबरेज था, इसलिए कि मैंने दुश्मन के उन मिसाइलों को तबाह बर्बाद कर दिया था जिन्होंने पाकिस्तान के शहरों में जाकर उन्हें तबाह बर्बाद करना था। जो मिसाइल भारत ने पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए नस्ब किए थे, मैंने उन्हें उनके घर में ही हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने अदा कर दिया था। मुझे भारत से कोई खुदा वास्ते का वैर नहीं था। भारत में भी ऐसे हिंदुओं और सिखों की कमी नहीं जो बड़े खुदा तरस हैं, इंसानों से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के लोगों से अमन व शांति के साथ रहने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। भारत की अक्सरियत कट्टर और मुतअस्सिब हिंदुओं पर मुश्तमिल है, जो उस वक्त से मुसलमानों की जानी दुश्मन चली आ रही है। जब से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में दाखिल होकर हिंदू राजा दहर की कैद से अगवा की हुई मुसलमान औरतों को आज़ाद कराया था और राजा दहर की हुकूमत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उसकी हुकूमत जुल्म व नाइंसाफ़ी की हुकूमत थी। इसके बाद महमूद गज़नवी ने भारत के बुतों को पाश पाश करके यहाँ तौहीद का परचम बुलंद किया था। फिर टीपू सुल्तान और सैयद अहमद शहीद और जंग आज़ादी के मुसलमान मुजाहिदों ने अपनी जानों के नजराने देकर भारत में इस्लाम की शमा को रोशन रखा। हिंदू उसी दिन से मुसलमानों का भारत से नामो निशान मिटाने की नापाक रेशा दवानियों में लगा हुआ है। शुद्ध संगठन की तहरीक इस साजिश का एक हिस्सा थी कि भारत के सारे मुसलमानों को हिंदू बना दिया जाए। पाकिस्तान के क़याम के बाद तो इंतहा पसंद हिंदू जमातों के सीनों पर सांप लौट रहे थे। वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। भारतीय जनता दल, राष्ट्रीय सेवक संघ और शिवसेना जैसी इस्लाम दुश्मन जमातें हिंदू की पाकिस्तान दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत हैं। भारतीय जनता दल पार्टी ने तो इलेक्शन में कामयाबी इसीलिए हासिल की थी कि उसने हिंदुओं से वादा किया था कि बरसरे इक़्तिदार आकर वो बाबरी मस्जिद की ईंट से ईंट बजा देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। टेलीविज़न पर सारी दुनिया ने देखा कि हिंदू जोगी, साधु और आम शहरी हथौड़े और कुदालें लेकर बाबरी मस्जिद पर टूट पड़े थे और मुसलमानों की तारीखी मस्जिद को मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया था। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि क्या ऐसी कौम आपकी दोस्त हो सकती है जो आपकी मस्जिदों की ईंट से ईंट बजाने का अहद किए हुए हो।
जो आपके बच्चों को कत्ल करने और आपकी माँ बहनों की बेहुरमती करने पर तुली हुई हो। कोई गैरतमंद कौम खा वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, ये गवारा नहीं कर सकती कि वो अपनी दुश्मन कौम को इतनी ज़्यादा दे कि वो उसकी इबादतगाहों को मसमार करे, उसके बच्चों को कत्ल करे और उसकी माँ बहनों को उठा कर ले जाए। यही वो जज्बा मिल्ली या जज्बा इस्लामी या जज्बा गैरत था जो मुझे अपनी जान मौत के हवाले करके भारत में ले आया था। और अब जब मैं जलंधर के नवाब में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले मौलिक तरीन मिसाइलों के कब्रस्तान में उनके टुकड़े बिखरे हुए देख रहा था तो मेरे इस जज्बा मिल्ली, जज्बा इस्लामी और जज्बा गैरत को तस्कीन पहुँच रही थी। इसके बाद जलंधर में मेरा मिशन फ़िलहाल ख़त्म हो गया था। मुझे जलंधर बाल ठाकरे ने ही मिसाइल सेंटर की मुकम्मल रिपोर्ट फराहम करने के लिए भेजा था। मैं 3 दिन जलंधर में पुलिस हॉस्टल में रहा। यहाँ आने का मेरा एक मकसद ये भी था कि मैं पाकिस्तान में रेडियो ट्रांसमीटर पर मिसाइलों की तबाही की असल हकीकत मलक साहब और भट्ट साहब तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि यहाँ मुझे रेडियो ट्रांसमीटर पर बात करने की सहूलत हासिल थी। ख़तरा सिर्फ इस बात का था कि कहीं कोई इंटेलिजेंस वाला मेरी निगरानी न कर रहा हो। लेकिन बाद के वाक़यात और हालात ने यह साबित कर दिया था कि कोई खुफिया पुलिस का आदमी मेरी निगरानी पर नहीं लगाया गया था। चुनांचे एक दिन मैं बम्बई शिव सेना के लीडर बाल ठाकरे से उसके खुफिया नंबर पर फ़ोन करने के बहाने ट्रांसमीटर रूम में चला गया। वहाँ सिख कांस्टेबल मॉनिटरिंग ड्यूटी पर बैठा था। वो मुझे देखकर खुद ही बाहर चला गया। उसे मालूम था कि मैं सीक्रेट कॉल करने वाला हूँ। मैंने रेडियो ट्रांसमीटर ऑन करके फ्रिक्वेंसी सेट की और सिग्नल दिया। दूसरी तरफ से फ़ौरन सिग्नल का जवाब आ गया। इस किस्म के रेडियो ट्रांसमीटर पर 24 घंटे कोई ना कोई बैठा रहता है। मैंने कोड अल्फाज में कहा, भट्ट साहब या मलक साहब से बात करा दो। दूसरी तरफ से मलक साहब ने कोड अल्फाज में बताया कि मैं बोल रहा हूँ। मैंने उन्हें 3 खुफिया जुमलों में जोगीवाल मिसाइलों की तबाही के बारे में अपनी कारकर्दगी से आगाह किया और उनको इस बात की खुफिया ज़ुबान में ही तकीद की कि असली धर्मचंद की कड़ी निगरानी की जाए। अगर इस मरहले पर वो कैद से फ़रार होकर भारत पहुंचने में कामयाब हो गया तो मुझे अपनी मौत की परवाह नहीं है, लेकिन मेरा पाकिस्तान की सलामती का मिशन अधूरा रह जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ भारत सरकार की पाकिस्तान दुश्मन साजिशें खुलकर मेरे सामने आती जा रही हैं। मुझे एक एक करके उन तमाम साजिशों को नाकाम बनाना है। मलिक साहब ने मुझे यकीन दिलाते हुए कहा कि असली धर्मचंद हमारी कैद में ही है। वो उस वक्त तक कैद में ही रहेगा जब तक तुम पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते। मैंने राजर कहकर ट्रांसमीटर बंद कर दिया। हकीकत भी यही थी कि कभी कभी मुझे फिक्र लग जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि असली धर्मचंद जिसका रूप बनाकर मैं यहाँ तमाम कार्रवाइयाँ कर रहा हूँ अचानक शिव सेना के दफ्तर में पहुँच जाए। आप सोच सकते हैं कि फिर मुझ पर क्या गुजरती। लेकिन मुझे यकीन था कि पाकिस्तान में मलिक साहब और भट्ट साहब को हालात की संगीनी का पूरा एहसास है और वो असली धर्मचंद को तय खाने में उस वक्त तक जंजीरों में जकड़े रखेंगे जब तक कि मैं अपने मिशन को मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस नहीं पहुँच जाता। जलंधर की पुलिस इंटेलिजेंस का सारा अमला तब्दील कर दिया गया था। सिविल इंतज़ामिया में सिर्फ SP मेहता ही मौजूद था। वो भी डरा हुआ अपनी सीट पर बैठा था और दबी ज़ुबान में मुझसे कह चुका था कि महाराज जी मेरा ख्याल रखिएगा। मुझे जलंधर आने का मौका खुद बाल ठाकरे ने फराहम कर दिया था, क्योंकि वो मिसाइलों के अड्डे की तबाही की पूरी रिपोर्ट चाहता था और क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा था इसलिए वो चाहता था कि ये रिपोर्ट मैं ही उसे फराहम करूँ। चुनांचे मुझे कश्मीरी कमांडो शेरबाज के बारे में ये मालूम करने का मौका मिल गया था कि वो जबलपुर से वापस खुफिया पनाहगाह में पहुंचा है या नहीं। उसे गए हुए 7 दिन हो गए थे। मुझे जलंधर से अमृतसर जाना था। एहतियात के तौर पर मैंने वही पुराना हरबा इस्तेमाल किया। SP मेहता से कहा कि मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ और मैंने कल सुबह की फ़्लाइट में अपनी सीट बुक करवा ली है। वो मुझे छोड़ने एयरपोर्ट तक आना चाहता था, मगर मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैंने दिल्ली के बजाय अमृतसर जाने वाली फ़्लाइट पर सीट बुक करवाई थी। चुनांचे मैं दूसरे रोज़ जलंधर से छोटे तियारे में सवार होकर अमृतसर पहुँच गया। अमृतसर में हमारा अपना कश्मीरी जासूस भी था, लेकिन मुझे खामखा उसके पास जाने का ख़तरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि मिसाइलों के अड्डे की तबाही के बाद सारे पंजाब में सिक्योरिटी बेहद सख्त कर दी गई थी। खुफिया पुलिस के आदमी ख़ास तौर पर शहरों में हर जगह फैल गए थे। मैं एयरपोर्ट से सीधा अमृतसर के इंपीरियल होटल में आ गया, जो उस ज़माने में अच्छा अंग्रेज़ी होटल शुमार किया जाता था। मैंने एक कमरा ले लिया, थोड़ी देर आराम किया और फिर इस ख्याल से कि अगर कोई खुफिया पुलिस वाला मेरी निगरानी कर रहा हो तो उसे धोखे में रखा जाए, मैंने साइकिल रिक्शा पकड़ा और सबसे पहले शीतला मंदिर चला गया। वहाँ अंदर जाकर यूं ही एक तरफ बैठा मूर्तियों को देखता रहा। वहाँ से निकलकर उसी रिक्शा में दूसरे मंदिरों की यात्रा को निकल खड़ा हुआ। 6-7 मंदिरों की यात्रा करने के बाद मैं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल यानी सिखों के मुकद्दस स्थान दरबार साहब आ गया। यहाँ आकर मैंने किस कदर सुकून महसूस किया, क्योंकि सिखों के गुरुद्वारों और मुकद्दस स्थानों में मूर्तियों और बुतों की पूजा नहीं होती। सिख भी तौहीद परस्त हैं और एक खुदा पर यकीन रखते हैं। मैंने एहतराम के लिए सर पर रुमाल रख लिया था। कुछ देर अंदर बैठा शुद्ध कीर्तन और मुकद्दस गुरबानी का पाठ सुनता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलकर पूरे पवित्र का चक्कर लगाया और बाहर आ गया। साइकिल रिक्शा मैंने साथ ही रखा हुआ था। दोपहर को होटल में वापस आया। होटल वालों से मैंने यही कहा था कि मैं दिल्ली से मंदिरों और दरबार साहब की यात्रा करने आया हुआ हूँ।
दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने कुछ देर आराम किया। 4 बजे दोपहर को उठकर मुंह हाथ धोया और होटल से निकलकर टैक्सी ले ली। अब मुझे कमांडो शेरबाज की खुफिया पनाहगाह पर जाना था। टैक्सी मैंने इसलिए ली थी कि वो तेज़ रफ्तार सवारी थी और अगर कोई मेरी निगरानी कर भी रहा हो तो वो इतनी जल्दी मेरा पीछा ना कर सके, और अगर कर रहा होगा तो मुझे नज़र आ जाएगा। मैं टैक्सी को लेकर सीधा पुराने तालाब वाले मैदान की तरफ ना गया, बल्कि अमृतसर की बड़ी नहर की तरफ निकल गया। इस दौरान मैंने अच्छी तरह जांच पड़ताल करके तसल्ली कर ली थी कि मेरे पीछे कोई आदमी नहीं है। बड़ी नहर पर 10-15 मिनट ऐसे बैठा रहा जैसे तफरीह कर रहा हूँ। वहाँ से टैक्सी वाले को मकबूलपुरा चलने को कहा, जो पुराने तालाब वाले मैदान में और बड़ी नहर के दरमियान में एक पुरानी आबादी थी। क्या मैं पाकिस्तान से पहले उसका नाम मकबूलपुरा था। अब यह नाम सिखों ने बदल दिया था, जिस तरह सिखों ने अमृतसर के मुसलमानों की मशहूर आबादी शरीफपुरा का नाम बदलकर सिंहपुरा रख दिया था। मकबूलपुरा के बैर ही मैंने टैक्सी छोड़ दी। मैं आबादी के छोटे बाजार में से होता हुआ दूसरी तरफ निकल आया। आगे खेतों का सिलसिला शुरू हो गया था। उसके बाद आगे रेलवे लाइन थी। मैं रेलवे लाइन पर आकर अमृतसर स्टेशन की तरफ रुक करके चल पड़ा। मुझे मालूम था कि आगे 1.5 मील के बाद बाएं जाने वो मैदान आ जाता है जहां पुराने तालाब के पास एक वीरान भट्टे के नीचे कमांडो शेरबाज की खुफिया पनाहगाह है। कमांडो शेरबाज ने मुझे एक निशानी बता दी हुई थी। उसने कहा था कि पनाहगाह में आने के बाद अगर तुम्हें कोने में मिट्टी का घड़ा उल्टा पड़ा नजर आए तो समझ लेना कि मैं जबलपुर से अमृतसर पहुंच गया हूं। फिर तुम रात के वक्त आना, मैं तुम्हें रात के वक्त ही मिल सकूंगा। चुनाचे मैं पुराने तालाब में आकर बैठ गया और कुन अखियों से इर्द गिर्द के माहौल का गहरी नज़रों से जायजा लेने लगा। आसपास दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पीछे की तरफ से होकर वीरान भट्टे में दाखिल हुआ और ईंटों के ढेरों के अक्का में जो तंग सी सुरंग बनी हुई थी उसमें से गुजर कर नीचे तय खाने में आ गया। यहाँ ऊपर सुरंग के दहाने से दिन की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मेरी नज़रें सीधी कोने में गईं। वहाँ मिट्टी का एक गड़ा ज़रूर था, मगर वो उल्टा नहीं पड़ा हुआ था, बल्कि सीधा रखा हुआ था। मैं समझ गया कि कमांडो शेरबाज अभी तक जबलपुर से वापस नहीं आया। मैं जल्दी से पनाहगाह से बाहर निकल आया और पुराने तालाब के किनारे छतरे पर बैठकर सोचने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। कमांडो शेरबाज से भी मिलना बहुत ज़रूरी था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे कल का दिन देख लेना चाहिए। हो सकता है शेरबाज कल आ जाए। मैं वहाँ से सीधा होटल आ गया। रात को एक सिनेमा हाउस में अंग्रेज़ी फ़िल्म देखने चला गया। भारतीय फिल्में मैं कभी नहीं देखता था। दूसरा शो देखने गया था। रात के तकरीबन 12 बजे वापस आया और सो गया। दूसरे रोज़ उठा और अपनी एहतियात की पॉलिसी पर अमल करते हुए एक बार फिर मंदिरों की यात्रा करने निकल गया, मगर सिर्फ शीतला मंदिर ही गया। वहाँ से दरबार साहब आ गया। यहाँ काफ़ी देर तक गुरबानी सुनता रहा और वहाँ से निकलकर फिर होटल आ गया। दोपहर के बाद मैंने टैक्सी लेकर कंपनी बाग की तरफ चला गया। खैर ये करना मकसूद था कि मैं कंपनी बाग देखने आया हुआ हूँ। यहाँ मैंने टैक्सी छोड़ दी और कंपनी बाग का एक चक्कर लगाने के बाद भाइयों वाली नहर के रेलवे फाटक से लाइनों लाइन जलंधर की तरफ चलने लगा। पुराने तालाब वाला मैदान रास्ते में ही पड़ता था। अमृतसर जलंधर रेलवे लाइन पर तकरीबन 2 मील तक चलने के बाद मेरी दाएं जाने वो मैदान आ गया जहाँ पुराना तालाब था। सर्दियों का मौसम था। पैदल चलने से मुझे कोई दुश्वारी ना आई। मैं बड़े हिसाब से इधर उधर मंडलाने के बाद भट्टे में दाखिल हो गया। नीचे पनाहगाह में आकर देखा तो तबीयत बशाश हो गई। कोने में मिट्टी का घड़ा उल्टा रखा हुआ था। कमांडो शेरबाज जबलपुर से वापस आ गया था, मगर वो पनाहगाह में नहीं था। याद आ गया, उसने कहा था कि वो रात को मिलने के लिए आएगा। दिन के वक्त किसी और जगह छुपा हुआ होगा। अब मुझे भी रात के वक्त यहाँ आना था। मैं उसी तरह रेलवे लाइन के साथ साथ चलता वापस कंपनी बाग वाले फाटक पर आया। वहाँ से टैक्सी पकड़ी और होटल की तरफ रवाना हो गया। बाकी का दिन और रात का शुरू का हिस्सा मैंने होटल में अपने कमरे में गुजारा। जब रात गहरी हो गई तो मैं होटल से चल पड़ा। रात के वक्त मुझे रेलवे लाइन के साथ साथ जाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं जलंधर की तरफ जाती जीटी रोड पर हो गया। सर्दियों की रात थी। सड़क पर कोई आदमी नहीं था। किसी वक्त कोई ट्रक गुजर जाता था। एक ख़ास मकाम पर पहुंचकर मैं खेतों में हो गया। उन खेतों से आगे पुराने तालाब वाला मैदान था। सर्दी खूब पड़ने लगी थी। रात सर्द थी। मैंने कुर्ते पजामे के ऊपर गर्म जैकेट पहन रखी थी। दूर से मुझे पुराने तालाब वाले भट्टे की एक तरफ को झुकी हुई चिमनी नजर आई। मैदान में एक तरफ से 2 कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। मैं चलता गया। भट्टे के पास जाकर रुक गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैं ईंटों के ढेर की ओट में हो गया और जो रास्ता नीचे ज़मीन के अंदर जाता था उसको झुककर देखा। मुझे सिवाय अंधेरे के कुछ नज़र न आया। किसी ने पीछे से आवाज़ दी, हैदर अली। मैं मुड़ गया। 3-4 कदमों के फासले पर अंधेरे में एक इंसानी साया नजर आया। मैंने जानबूझकर कमांडो शेरबाज का नाम ना लिया, क्योंकि ये कोई दूसरा आदमी भी हो सकता था जिसे मेरा असल नाम किसी तरह मालूम हो गया था। एहतियात का तकाजा भी यही था। साया मेरे करीब आ गया। मैंने उसे पहचान लिया। ये कमांडो शेरबाज ही था।